हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ के लिए स्पेशल सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट 4 यहां पर होने वाला है। अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल पर जाके आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। ये जो सेशन है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो अपना मेन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानते हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम डेट 31/10/2021 है। तो एग्री मंत्रा ने जो टीम ने जो तैयार किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए मॉक टेस्ट, वो आपको सुपर डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, जिसकी मात्र कीमत है 249 रुपये, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। डेमो के लिए आप एक मॉक टेस्ट फ्री में दे पाएंगे, और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आपने अभी तक ये कोर्स को परचेस नहीं किया है मॉक टेस्ट को, तो आप परचेस कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो मॉक टेस्ट का पैटर्न है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इस मॉक टेस्ट को परचेस कर रहे हैं। तो आगे हम बात करें, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय। जो सिट्रस कैंकर है वो किसके कारण होती है, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सब लोगों ने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। जो सिट्रस कैंकर होता है वो बैक्टीरिया से होता है। इसको हम बैक्टीरियल कैंकर के नाम से भी जानते हैं, आप इसको याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट इसका जो कॉजल के ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्री जो है, इससे ये कॉज होता है। और अगर इसके वेक्टर की बात करूंगा तो ये जो है फाइलोसिस नेस्टिस सिट्रेला, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि ये जो है लीफ माइनर के द्वारा इसको जो है इस डिसीज़ का ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होती है ये डिसीज़। मेनली पूछता है सिट्रस कैंकर किससे होती है, तो बैक्टीरिया के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात हो रही है पपाया इज कमर्शियली प्रोपागेटेड बाय। यानी पपाया यानी कि हम यहाँ पर पपीते की बात कर रहे हैं, पपीता की बात कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कई बार एग्जाम में इसको एज इट इज़ पूछा गया है, क्योंकि पपाया को जो है हम सीड से प्रोपागेट करते हैं, बीज के द्वारा हम इसको प्रसारित करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अब हम पपाया की बात कर रहे हैं तो 2-4 पॉइंट जान लें। पपाया जो है कैरी का पपाया साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली इसकी कैरी केसी होती है, और इसकी एक दिक्कत होती है, मतलब ये सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट के लिए। फ्रॉस्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है पपाया। और पपाया में जो होता है 2 टाइप की इसकी वेराइटियाँ होती हैं, मतलब एक गायनोडाइसियस वेराइटियाँ होती हैं और एक डायोसियस होती हैं। अब सर गायनोडाइसियस और डाइसियस में बहुत ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न होती है कि सीड रेट गायनो की कितनी होगी, डायोसियस की कितनी होगी। तो देखिए, गायनोडाइसियस की जो सीड रेट होती है ना वो कम होती है, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। बात करेंगे डायोसियस की तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें, जैसे आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बात करें हम जैसे इसकी वेराइटी की, तो वेराइटियों में जैसे इंपॉर्टेंट है गायनोडाइसियस की मैं बात करूं आपसे, और यहाँ पर डाइसियस की बात करूं तो गायनोडाइसियस में मतलब कि पूसा डेलिसियस, मेजेस्टी, हनी ड्यू, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, ये सब इसकी वेराइटियाँ होने वाली हैं। डाइसियस की बात करेंगे तो जियांट, पूसा ड्वार्फ, पंत सीवन, बेटी, हाथरस गोल्ड और पूसा नन्हा, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसको किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे गायनोसियस में क्या है, गाना आ रहा है, गायनोसियस में क्या है, गाना आ रहा है। तो आप अगर गाना गा रहे हो तो आपको क्या है, पैसा कम मिलेगा, और अगर आप किसी पे दादागिरी बता रहे हो तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो यानी कि गायनोडाइसियस की जो सीड रेट है वो 250 से 300 है, तो आपको पैसा कम मिला, इस तरीके से याद कर सकते हैं। डाइसियस मतलब दादागिरी बता रहे हो, तो सीड रेट कितनी है इसकी, सीड रेट है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आप वेराइटियों को सर इसी प्रकार से याद कर सकते हैं कि भाई गाना गा रहे हो तो गाने में क्या क्या आएगा, आप किसी की मेजेस्टी के बारे में बताओगे, ठीक है, डेलिसियसनेस उसकी बताओगे, हनी ड्यू मतलब कि एक मीठापन उसमें आप दर्शाएंगे, फिर सूरज उगते हुए बताएंगे, सूर्या यानी सनराइज सोलो। इस प्रकार से मतलब आप कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाया है, अगर
ट्रिक अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको इस प्रकार से वेराइटियाँ याद हो जाएंगी। बाकी डायोसियस की बात करेंगे तो दादा टाइप के कैसे लोग होते हैं, बौने लोग होते हैं, हाथ में क्या करते हैं, किसी भी का जूस या बोतल रख के घूमेंगे, और गोल्ड भी पहनते हैं, तो हाथरस गोल्ड हो गई। उनके साथ छोटे छोटे लोग घूमते हैं, नन्हे, पूछा नन्हा हो गया, ठीक है, ड्वार्फ हो गए, जायंट हो गए, CO5। इस प्रकार से मतलब आप याद कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आंसर होगा सीड, ठीक है। वेराइटियों को भी मैंने यहाँ पे बताया। बाकी आगे बढ़ें, बात करें फॉस्फेट फिक्सेशन कैपेसिटी इज हाईएस्ट। तो यहाँ पर जो है फॉस्फेट फिक्सेशन कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, सोयल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर होगा रेड सोयल, ठीक है। जो लाल मृदा होती है उसमें फॉस्फेट फिक्सेशन जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है किसके कारण, यहाँ पर जो केओलिनाइट होता है ना, इसके कारण जो होता है, इसकी जो होती है हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है। और सबसे ज़्यादा जो लाल मृदा है, रेड सॉइल जो है, वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है जो आप याद कर पाएंगे, इसको अर्ली सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अर्ली सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि अर्ली सॉइल किसको जानते हैं, रेड सॉइल को अर्ली सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन के कारण इसका लाल रंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा रेड सॉइल, आप इसको याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़े, बात करें हम ETL इज ऑलवेज, ETL की यहाँ पर बात हो रहा है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। ETL का कॉन्सेप्ट है, तो देखिए ये एंटमो का कॉन्सेप्ट है। तो ETL की बात करेंगे तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इसको हम बोलते हैं, और EIL का मतलब होता है इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है कि पेस्ट की इतनी डेंसिटी जिसको क्या करना है, हमको कंट्रोल करने के लिए हमको जो भी मेजर्स हैं उनको हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड, कंट्रोल मेजर आपको यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। इसको हम एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब मैं इंजुरी की बात करूँ, इंजुरी लेवल की बात करूँगा, तो ये क्या होता है, ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट की एक लोएस्ट डेंसिटी जिससे क्या कर सकता है, वो इकोनॉमिक डैमेज कर सकता है, इसको हम इकोनॉमिक इंजुरी लेवल के नाम से जानते हैं। तो पहले जो होता है यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका ETL होता है ना, ETL जो होता है वो बिलो दी EIL होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, आंसर अच्छा, आंसर ये इसका C है, क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ बार्ले इज नेमाटोड रेजिस्टेंट। तो बार्ले की वेराइटी की बात हो रही है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा। आंसर सबको पता है, राजकरण जो है नेमाटोड रेजिस्टेंस है। इसके साथ ही 2-4 वेराइटी आप और याद रख सकते हैं। राजकरण को RD387 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद RD2052, 2035, ये सब वेराइटियाँ भी है नेमाटोड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर एक पूछता है रंजीत काई की वेराइटी है, तो रंजीत भी आपकी बार्ले की वेराइटी है। 2 टाइप की बार्ले होती है, एक 6 रो बार्ले होती है और एक 2 रो बार्ले होती है। 2 रो बार्ले को डिस्टिकॉन बोलते हैं, होडियम डिस्टिकॉन, और होडियम बल्गर यानी कि 6 रो बार्ले की यहाँ पर बात हो रही है, ये आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद करिएगा। बाकी आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से हम कितने किलोग्राम सीड को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसको बीज उपचार कर सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर 10 kg, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉज मैक्सिमम रिडक्शन इन सॉइल एल्केनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा राइस, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें संजोस स्केल ऑफ एप्पल बिलोंग्स टू दी फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है संजोस स्केल जो है एप्पल का, तो ये होता है डियास्पीडिडी, ये इसका राइट आंसर है। ये BHU की परीक्षा में पूछा गया है और सारी परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर बात हो रही है इट इज़ द आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, ये जो है ट्रेनिंग कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ट्रेनिंग। बाकी आगे बात करेंगे द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, जो एंजाइम जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो कुहने के द्वारा दी गई थी, कोहनी के द्वारा दी गई थी 1878 में, ठीक है। बाकी जॉनसन के द्वारा जीनोटाइप फिनोटाइप वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 इन ग्रेप 4
प्रूनिंग इज डन। देखो प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रूनिंग का मेन काम होता है जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है, ये मेन एम होता है प्रूनिंग का। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर शेप में हमने किसी भी प्लांट को देना हो तो वो होता है ट्रेनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या है कि एनर्जी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आंसर होगा यहाँ पर इनकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर प्रूनिंग करेंगे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं एलसीसी लॉ को अपना के, यानी कि लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इसको एलसीसी के नाम से भी जानते हैं, आप इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करें, टोटिपोटेंसी ऑफ सेल इज द बेसिस फॉर। जो टोटिपोटेंसी है ये किसके बेसिस पे है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इसका आंसर होगा टिश्यू कल्चर से ये रिलेटेड है, सब लोग जानते हैं। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ एवोकाडो। एवोकाडो जो है, एवोकाडो इसकी फैमिली यहाँ पर पूछ रहा है तो लॉरेसी, यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर होगा, लॉरेसी फैमिली होती है एवोकाडो की, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करें, रिलेटिव बीट्स आर। जो रिलेटिव बीट्स होते हैं किस टाइप के बीट्स होते हैं, तो ये जो बीट्स होते हैं ये होते हैं प्लांट ऑफ अदर क्रॉप इन दी क्रॉप फील्ड। आप किसी दूसरी फसल को लगाए हैं उसमें किसी दूसरी फसल का पौधा खड़ा हुआ है तो इसको हम रिलेटिव बीट कहेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, डैश इज हाईली ड्रॉट टॉलरेंट अमंग फ्रूट क्रॉप। फ्रूट क्रॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉट टॉलरेंट सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो आप जानते हैं राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हमारा पोमग्रेनेट होने वाला है, इसको हम अनार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप मानी जाती है, और इसकी 3 टाइप की जो है बहार आती हैं, आंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, जो कि आंबे बहार जो होती है बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर देती है फ्रूट को, ठीक है। बाकी भगवा एक इसकी वेराइटी है, काफ़ी पॉपुलर ये वेराइटी है महाराष्ट्र में, ढोल का एक वेराइटी है, रूबी है, मृदुला है, गणेश एक वेराइटी काफ़ी फेमस है, तो ये आप याद रख पाएंगे। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट राइज इज मेनली ड्यू टू, तो ये जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हम इसको कर पाएंगे। आगे बात करें, मोलिबिडेनम परसेंटेज इन अमोनियम मोलिबिडेट, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अमोनियम मोलिबिडेट में मोलिबिडेनम का परसेंटेज कितना होगा, तो इसको आप सब लोग जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो 54% यहाँ पर होने वाला है। और सारे पॉइंट को हम जान लेते हैं, जैसे कि अमोनियम मोलिबिडेट की बात कर रहा है तो इसमें 54% मोलिबिडेनम मिलता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करें जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट में जो होता है जिंक कितना होता है, 33% होता है, कहीं कहीं 36% भी लिखा होता है, तो यहाँ पर 33 से 36% जिंक सल्फेट में जिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोरेक्स में बोरोन पूछता है तो 11% होता है, ये भी आप याद रख लीजिए कि बोरेक्स में बोरोन कितना होता है, 11% होता है, ठीक है। मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज कितना होता है, तो 26% होता है, मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज कितना होता है, तो 26% होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर की बात करेगा तो 22.5%। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी बात करें हम क्वेश्चन नंबर 18 की, द ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंड नट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग टाइप की ग्राउंड नट की यहाँ पर बात कर रहा है, इसका हम जान लेते हैं क्या होगा सही आंसर। तो ट्रेलिंग या स्प्रेडिंग टाइप राइट आंसर होगा अरेकिस हाइपोजिया वेराइटी रहेगी प्रोकैम्बेंस, आप इसको याद रखिएगा। बाकी बंच टाइप की जो वेराइटी होती है वो होती है अरेकिस हाइपोजिया की स्पीसीज फेस्टिगाटा होती है, ठीक है, फेस्टिगियाटा होती है। ये जो होती है बंच टाइप की गुच्छे वाली होती है, और स्प्रेडिंग मतलब ये फैलने वाली होती है, तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाती हैं। बाकी जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, कौन सी, मूंगफली, C3 प्लांट होता है, फ्रूट को हम पॉड के नाम से जानते हैं, फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। बंच टाइप की वेराइटी की बात करूँ तो ज्योति है, स्प्रेडिंग टाइप में चंद्रा आ जाती है, ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हैं। सीडेड जो होती है बंच टाइप की 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, स्प्रेडिंग की जो होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो ये आप याद रख पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा आप। मेजर पेस्ट की बात करें तो वाइट ग्रब का सबसे ज़्यादा इस पर अटैक होता है ग्राउंडनट में, ठीक है। बड नेक्रोसिस होती है थ्रिप्स के कारण, 26% इसमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की तो आंसर होगा यहाँ पर E.J. बटलर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बात होगी तो E.J. बटलर, इनकी एक बुक भी है जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, फंगी एंड डिसीजेज इन प्लांट, फंगी एंड डिसीजेज इन प्लांट। तो ये आप याद रखिएगा, बुक का कभी कभार अगर एग्जाम में नाम पूछ ले तब,
ठीक है। और बात करें हम फादर ऑफ पैथोलॉजी की इन इंडिया, तो आप ईजे बटलर दे दीजिएगा। फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछेंगे तो आप एंटन डी बोरी बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस, आंसर होगा यहाँ पर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन वॉज फर्स्ट सब्ड इन, जो मैंगो मॉर्फेशन है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया है? 1981 इन बिहार, 1891 इन बिहार, 1891 इन फीजी, 1909 इन वुड हाउस। तो इनमें से जो है आपको एक सही जवाब बताना है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चन किस टाइप के थे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।